स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस की इस गुरु सीरीज में, जिसमें हम सबसे संभावित जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के प्रश्न हमने शामिल किए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के भी प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, ताकि जब आप 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा दें तो आपको सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे यहाँ से ही मिले। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित हाल ही में किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपने स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो सामान्यतः यहाँ पे केवल कंफ्यूज करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लिखा गया है। सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश, ये न्यूज आई थी। और एक और तथ्य यहाँ पे कि हिंदी में एमबीबीएस यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी मध्य प्रदेश है। वहां के सीएम ने बोला था कि मध्य प्रदेश विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टडी एमबीबीएस इन हिंदी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने स्कूल के करिकुलम में यानी पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया। यानी एक कार्यक्रम भारत का भी है, उसमें 10 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको यूएन ने पहचान की है। यूएन के कार्यक्रम यूएनईपी यानी यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 10 ऐसी योजनाओं को पहचान दी गई है जो कि प्राकृतिक विश्व के रूप में उसकी स्थापना करने के लिए, यानी जिस अवस्था में पहले था वैसे ही लाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को उसी रूप में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो 10 कार्यक्रम है उसमें भारत का भी एक कार्यक्रम है, गंगा रिजुवनेशन मिशन। तो उसका नाम क्या है? नमामि गंगे परियोजना। तो इसको ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सोलर मिशन और टाइगर ये सब दिया है, क्योंकि काफी पहले से चल रहा है। 1972 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, 86 से एलिफेंट कंजर्वेशन चल रहा है। सोलर में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके का ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए डाले जा सकते हैं, लेकिन ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नमामि गंगे परियोजना इसका सही उत्तर होगा। नमामि गंगे परियोजना को यूएनईपी ने शामिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा यूनेस्को संबंधित। यूनेस्को एक सूची जारी करता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो इसमें भारत के 3 शहरों को इस बार शामिल किया गया। ऐसी संबंधित प्रश्न है। पहली चीज तो आप तथ्यात्मक प्रश्न है, आप ये समझ लीजिए कौन से 3 शहर हैं। नीलांबूर केरल, त्रिशूर केरल, वारंगल तेलंगाना। कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जो 3 शहर शामिल किए गए हैं उनके राज्य अलग अलग करके दे देगा। और साउथ के कंट्रीज में अधिकतर हम उत्तर भारतीय यानी यूपी पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नीलांबूर केरल, त्रिशूल केरल, वारंगल तेलंगाना, इन तीनों को शामिल किया गया है। तो लर्निंग सिटी क्या होता है? लर्निंग सिटी का मतलब है जीवन पर्यंत अध्ययन, यानी जो भी संसाधन उस प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध हैं उनका उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि वे दीर्घकालिक तक संरक्षित रहें और आगे की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। तो वाई लर्निंग सिटीज क्यों ये पहल की गई है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास दीर्घकालिक रूप में हो, इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इन शहरों को मान्यता दी गई है, इस सूची में शामिल किया गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022। इसके बारे में सत्य कथनों का चुनाव करना है। 2 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये एकदम सही कथन है। दूसरा, इसकी विषय वस्तु यानी थीम पूछी गई है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। और ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में कहां पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। अगर मंत्रालय आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपका मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मामलों का जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। वैश्विक तकनीकी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न कोविड टीके से है, लेकिन यहाँ पे जानवरों के कोविड टीके के बारे में प्रश्न है कि जानवरों के लिए विकसित कोविड रोधी टीका इनमें से कौन सा है? तो मिलते जुलते नाम, जिसमें एनिमल, कोविड, वैक्सीन, इन तीनों शब्दों से मिलाकर जो भी नाम बन सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए डाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो एनकोवैक्स है, यानी एनिमल की जो कोविड वैक्सीन है वो एनकोवैक्स है। एनकोवैक्स इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। चूंकि मानव संबंधित प्रश्न यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस भी पूछ चुका है, तो इस बार हो सकता है संभावित प्रश्न आपसे पूछा जाए जानवरों की वैक्सीन के बारे में। तो ये SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है एनिमल के लिए, जो कि इनएक्टिवेटेड है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इम्यूनिटी इलिसिटेड बाय एनकोवैक्स न्यूट्रलाइजेस बोथ द डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वर्जन, यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों जो प्रतिरूप हैं कोविड के, उसके लिए यह वैक्सीन जानवरों में भी कारगर होगी। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2022 हेतु ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गॉबलिन मोड को।
ये देखिए, ये बहुत संभावित प्रश्न है और ये चारों भी अलग अलग महत्वपूर्ण है। यहां से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसको चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर? ऑक्सफोर्ड के द्वारा गॉबलिन मोड को। दूसरा जो यहाँ पे होमर शब्द दिया हुआ है ये भी चुना गया है, लेकिन ये किसके द्वारा चुना गया है होमर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की जगह कैम्ब्रिज करेगा तो सही उत्तर हो जाएगा होमर। पर्मा क्राइसिस, परमानेंट क्राइसिस यानी कोविड के टाइम से लगातार जो 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, तो इसको लेकर के पर्मा क्राइसिस, ये कॉलिन डिक्शनरी जो है उसने इसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। और गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग जो है वो मरियम वेबस्टर, ये भी एक डिक्शनरी है, इसने गैस लाइटिंग को वर्ड 2022 का वर्ड अपना घोषित किया है। तो ये चारों अलग अलग डिक्शनरी के वर्ड हैं जो इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस बार आ भी सकता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 यानी जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, आगे 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की विकास दर संभावित है, मतलब कितनी विकास दर का अनुमान किया है? तो IMF ने किया है 6.8%। अब अलग अलग आपको याद रखना है क्योंकि मिलते जुलते प्रश्न आते हैं। बजट में कितना है, इकोनॉमिक सर्वे में कितना है, IMF ने कितना दिया है, RBI ने कितना दिया है, वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है, सबने अलग अलग प्रोजेक्शन किए हैं। अब यहाँ पे हम 3 का कंपैरिजन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। IMF ने कितना रखा है फाइनेंशियल 2023 के लिए? 6.8%, और RBI ने रखा है ये 7%, और वर्ल्ड बैंक ने ये रखा है 6.5%। तो 3 डेटा तो आपको ये याद रखना है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो है ये विंडो बनाई गई है 6 to 6.8% की, तो ये आपको अलग अलग याद रखना है। मिलते जुलते ऑप्शंस में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी 7% दिया गया है, तो अगर यहाँ पे RBI होता तो सही उत्तर 7% हो जाता। तो ये भी इस बार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूज इसमें अधिकतर हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो 53वां जो फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ था? गोवा में। पहला कथन क्या पूछा गया है? नवंबर 2022 में इसका आयोजन गोवा में किया गया, तो यह कथन अपने आप सही हो जाएगा। दूसरा कथन, फ्रांस को इसमें सम्मेलन में कंट्री इन फोकस चुना गया है, तो यह भी सही है। और एक वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर बन सकता है कि किस देश को 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में कंट्री इन फोकस चुना गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फ्रांस। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आयोजन स्थल गोवा याद रखिएगा, नंबर 53वां याद रखिएगा, और कंट्री इन फोकस फ्रांस याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक 2022, इसमें 121 देशों को शामिल किया गया था और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 107 है। नंबर जरूर याद रखिएगा, रैंकिंग पे प्रश्न हमेशा आता रहा है यूपीपीसीएस में, इस बार भी आने की संभावना है। और इसमें जो इस बार सबसे खराब स्थिति भारत की ये भी दिखाई गई है कि श्रीलंका 64वें स्थान पे, नेपाल 81वें स्थान पे, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पे। इन चारों देशों यानी चारों पड़ोसी देशों से भारत की रैंकिंग खराब है, और केवल एक देश ऐसा है जिससे भारत की रैंकिंग अच्छी है, वो है आपका अफगानिस्तान। यानी ओनली साउथ एशियन कंट्री दैट लैग्स बिहाइंड इन द लिस्टिंग इंडिया, वो है अफगानिस्तान। यानी इंडिया के पीछे केवल एक है, बाकी सब उससे आगे हैं। तो ये काफी सोचनीय स्थिति है कि वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में 107वीं रैंक भारत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में एक नई कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है जो कि है REC, और प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि इन कंपनियों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या जो है 12 है, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिस्ट को भी यहाँ पे अपने नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं आप। और इन 10 जो हमारी महारत्न कंपनियां थी, इसके बाद विगत वर्ष में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PFC को महारत्न का दर्जा दिया गया था, तो ये 11वीं हो गई, और हाल ही में REC को ये दर्जा दिया गया है, तो 12। तो टोटल संख्या जो महारत्न कंपनियों की है वो है आपकी 12। अगला प्रश्न आपका, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में, कितने महाजनपद थे? 16। उसमें से कितने उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे? तो सही उत्तर है 8। आप मैप में देख सकते हैं, राजधानियां भी जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जो भी महाजनपद थे उनकी राजधानियां भी मिलाने के लिए आपको दे सकता है। तो कौन कौन से थे? कुरु हस्तिनापुर, सौरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा, चेदी जिसकी राजधानी शुक्तिमती जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था, वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी, मल्ल, कुशीनारा, कौशल, श्रावस्ती, और इसके साथ पांचाल, काम्पिल्य जिसकी राजधानी। तो ये 8 जो थे ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते थे, तो सही उत्तर होगा 8। इनकी राजधानियां और नाम, 8 महाजनपदों के नाम और राजधानियां भी आपको अलग से याद रखना है। कॉपी पेन लेके हमेशा आप बैठेंगे तो आप इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 53वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मैप है जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर से हमको मिला है, इसमें चित्रकूट उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो चित्रकूट सही उत्तर होगा आपका। और इसको 53 और 54 को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन जो आपका इनविस का डाटा है उसके अकॉर्डिंग 53वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न पर्यटन सांख्यिकी, यानी जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं उनके बारे में एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट यानी आंकड़ों संबंधित एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत में विदेशी पर्यटक आगमन वाले शीर्ष 3 देश कौन से, मतलब कौन से देश है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक भारत आते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका अमेरिका, बांग्लादेश और यूके, ये इसका सही उत्तर है। इसमें बांग्लादेश का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा कनाडा और नेपाल भी इसमें शामिल है, यानी जो शीर्ष देश हैं उसमें कनाडा और नेपाल से भी काफी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ये याद रखिएगा शीर्ष 3 देश कौन कौन से इसमें है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक क्षय रोग, देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होना चाहिए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, क्षय रोग का उन्मूलन करना है। तो 2025 इसका लक्ष्य रखा गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है, और 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न स्टैटिक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो 75 जिले, 4 संभाग और 18 मंडल, ये तीनों सही हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो उत्तर प्रदेश प्रकाशन की, जो उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर पुस्तक आती है, उसमें जो डेटा दिया है उसके हिसाब से 18 डिवीजन, 75 डिस्ट्रिक्ट, 351 तहसील और इस तरीके से और आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए और भी कोई चीज चेंज की जा सकती है। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।